हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हमारा करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो सबसे इसमें जो पहली न्यूज़ है वो है जीएसटी कलेक्शन के बारे में। तो दिसंबर मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 1.65 लाख करोड़ हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंस्पायर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो लॉन्च किया है वो इम्पोर्टेंट ये है हमारा जानना कि ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है वो कौन सी बैंक ने किया है और उसका पर्पस क्या है। तो ये जो प्रोग्राम है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी आपको एफडी की वो आपको 8.35% तक मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहला है हमारा प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स। यहाँ पे अगर और प्रोग्राम्स की बात करें और स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे प्रेफर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट आपको हाई मिलती है। सेकंड हम बात करते हैं प्रायोरिटी बैंकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे हमें जो बैंकिंग सर्विसेज मिलेंगी वो प्रायोरिटी बेसिस पे मिलने वाली हैं। थर्ड है हमारा डोर स्टेप बैंकिंग। जैसा कि हमको पता है अब सीनियर सिटीजन है, ओल्ड पीपल हैं, तो वो नहीं जा सकते हैं बैंक में बार बार, तो वहाँ पे डोर स्टेप सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई ने जो लिस्ट निकाली है डीसिप्स की उसके बारे में। अब हम बात करें डीसिप्स होते क्या हैं। डीसिप्स होते हैं बेसिकली हमारे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो डीसिप्स आर द बैंक्स दैट आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल। यानी कि वो बैंक ऐसे बैंक की जो अगर फेलियर हो गया उनका तो हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डीसिप का जो कॉन्सेप्ट आया था वो हमारा 2008 में आया था, जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद आया था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो लिस्ट आई है डीसिप्स की उसके हिसाब से एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक मूव टू हायर बकेट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। यानी कि पहले क्या था कि जो एसबीआई था वो हमारा बकेट नंबर 3 में था, बट आफ्टर दिस जो लिस्ट आई है आरबीआई की उसके हिसाब से एसबीआई को बकेट 4 में ला दिया गया है और एचडीएफसी बैंक जो थी वो बकेट नंबर 1 में थी, अब ये बकेट नंबर 2 में आ गई है। अब हम बात करते हैं कॉमन इक्विटी टीयर 1 रिक्वायरमेंट की। तो एसबीआई के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिस्क वेटेड एसेट्स का 0.60% था पहले, बट अब क्या होना चाहिए, अब 0.80% होना चाहिए। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो पहले 0.20% था, अब हमको 0.40% चाहिए। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये सेम है 0.20%, ये पहले भी यही था और अब भी यही है। बाकी डीसिप्स की अगर अपन बात करें तो ये तीनों बैंक्स जो हैं वो डीसिप्स में आती हैं। ठीक है, ये जो है दोनों हमारी ये प्राइवेट बैंक्स हैं और एसबीआई जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक न्यूज़। इकोनॉमी की न्यूज़ की बात करें अगर हम तो यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है दिसंबर मंथ के लिए वो 18.23 लाख करोड़ आई है। यानी कि अगर हम दिसंबर 2022 से अगर हम कंपैरिजन करें तो 54% का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात हो रही है, बाकी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो 12.02 बिलियन हुए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और ट्रांजेक्शन वैल्यू का क्या मतलब है। सपोज हम लोग ऐसा करें कि 10 रुपए का अगर हम 10 ट्रांजेक्शन करें, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो तो हमारा 100 रुपये हो गया। बाकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हुए, 10 ही तो हुए कि हमने 10 रुपए को 10 बार ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया की रियल जीडीपी की। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल 24, फर्स्ट हाफ का मतलब हो गया अप्रैल टू सितंबर। तो यहाँ पे जो इंडिया का रियल जीडीपी ग्रो हुआ है वो हुआ है 7.7%। और हमने जो एक्सपेक्ट किया था, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि फिजिकल 24 यानी कि पूरा फिजिकल 24 का क्या मतलब होता है, 2023 से 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है
तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि हमारा जो ग्रोथ है वो रहेगा 6.5% से प्लस ही रहेगा। और इंडिया का जीडीपी ये बोल रहे हैं कि क्वार्टर टू का मतलब है जुलाई अगस्त सितंबर, इन महीनों में 7.6% रहेगा फिजिकल 24। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेशनल अफेयर्स। यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया ने पहली बार रुपी पेमेंट किया है फॉर द परचेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएई। इंडिया ने यूएई से ऑयल परचेज किया होगा, ठीक है, तो इन्होंने जो ट्रांजेक्शन की है वो रुपीस में की है। ठीक है, सो ये जो हुआ है ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है आईआईटी गुवाहाटी एंड आसाम गवर्नमेंट को रिगार्डिंग। तो आईआईटी गुवाहाटी एंड आसाम गवर्नमेंट इन्होंने टाई अप किया है। किस लिए टाई अप किया है कि टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू परचेज स्टेम सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन। ये चाहते हैं कि बच्चे हायर एजुकेशन में यानी कि अपनी इंटरमीडिएट के बाद स्टेम सब्जेक्ट्स को चूज करें। तो स्टेम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स। तो ये चाहते हैं कि बच्चे अपनी 12th क्लास के बाद स्टेम सब्जेक्ट्स को चूज करें। इनके मोटिवेशन के बाद क्या हुआ कि फीमेल का पार्टिसिपेशन 65% था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है हमारा हुडको एंड गुजरात गवर्नमेंट। हुडको ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में टाई अप किया है टू फाइनेंस हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इसमें हुडको ने इन्वेस्ट किया है 14,500 करोड़ रुपए। तो हुडको की फुल फॉर्म की अगर अपन बात करते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हुडको का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हुडको का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। बाकी इनके जो चेयरमैन है वो कौन है, श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी। ठीक है, ये हुडको के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16th फाइनेंस कमीशन स्टार्ट किया है। 16th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से चेयरमैन बने हैं अरविंद पंगरिया। ठीक है, अरविंद पंगरिया जी की अगर हम बात करें तो ये पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है अभी जो चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। ठीक है, तो 16th फाइनेंस कमीशन जो बना है ये बना है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का 280वां आर्टिकल के तहत बना है फॉर डिटरमाइनिंग रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए बना है। एज यू कैन सी हियर कि ये जो रेवेन्यू शेयरिंग है ये सेंट्रल और स्टेट के बीच में है, ये 5 ईयर्स के लिए बना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से ये 16th फाइनेंस कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। पॉइंट नंबर 4 है हमारा इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनली क्या क्या न्यूज़ आई है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इंडिया और रशिया ने टाई अप किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ कुदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट। कुदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है इसकी पावर जनरेटिंग यूनिट्स बनाने की बात हो रही है। तो ये जो पावर प्लांट है ये कहाँ पर है, न्यूक्लियर प्लांट, ये है हमारा तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में टाई अप किया है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैटिक अगर बात करते हैं तो ये पूछ सकता है कि जो कुदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट है जी ये जो है ये कौन से स्टेट में है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी पर्पस पूछ सकता है कि इंडिया और रशिया ने एक टाई अप किया था न्यूक्लियर प्लांट के रिगार्डिंग, तो उसमें न्यूक्लियर प्लांट कौन सा था उसका नाम ऑप्शंस में देके इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रिक्स ग्रुप की, ब्रिक्स के बारे में सब जानते हैं, ब्रिक्स समिट का नाम सबने सुना होगा। तो ये बना था ब्रिक्स ग्रुप 2006 में। ठीक है, तो उस टाइम में इसमें 4 ही कंट्रीज थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, 4 ही कंट्रीज थे। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हो गया था। उसके बाद अब हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ की बात करते हैं। तो जो ब्रिक्स ग्रुप का साइज है वो डबल हो गया है। ठीक है, कब हुआ है, 1 जनवरी 2024 को। यानी कि पहले यहाँ पे 5 ही कंट्रीज थे ब्रिक्स में, पर अब यहाँ पे 10 कंट्रीज हो गए हैं। तो हमें ये नाम याद रखने पड़ेंगे, कौन से कंट्रीज ऐड हुए हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हुआ है हमारा सऊदी अरेबिया, दूसरा है ईरान, तीसरा यूएई, चौथा इजिप्ट, पांचवा इथोपिया। ठीक है, 2 तो ई से ही है, नाम याद हो जाएंगे, कोई टफ नहीं है ना।
ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ वो है इंडिया एंड रसिया। इंडिया और रसिया के बारे में है। इन्होंने एक प्रोटोकॉल साइन किया है ऑन कंसल्टेशंस फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। अगले 4 सालों के लिए इन्होंने ये प्रोटोकॉल साइन किया है। अगले 4 साल का वो ईयर यहाँ पे पूछ सकता है कि जो टाइम पीरियड है 4 ईयर्स का वो कौन सा टाइम है। इसमें 2024 से 2028 की बात हो रही है। तो ये जो टाई अप हुआ है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, इसका पर्पस क्या है, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ये इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए है, एनर्जी ट्रेड के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है, मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन के लिए है एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के लिए है। ठीक है, तो अगला हम बात करते हैं है पॉइंट नंबर 5, न्यू अपॉइंटमेंट्स। क्या क्या अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जस्टिस चंद्रशेखर, ठीक है, ये जज हैं, इनको बनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। ठीक है, तो आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये नहीं पूछेगा कि झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बना है, वो ये पूछेगा कि इससे पहले कौन था। ठीक है, तो हमारा रिप्लेसमेंट याद करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, संजय कुमार मिश्रा जी को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है देवेन पारिक, ये बने हैं मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये बने हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अतानु चक्रवर्ती के बारे में। अतानु चक्रवर्ती ये जो हैं ये बने हैं यूएई के चेयरमैन। ठीक है, अगले 3 सालों के लिए ये यूएई के चेयरमैन बने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, इससे पहले बात करते हैं 2020 में इन्होंने रिटायरमेंट दिया था। पहले क्या थे ये, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 है हमारा डिफेंस एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने यूएई की आर्मी के साथ में टाई अप किया है। ठीक है, टाई अप क्या है, तो उन्होंने एक एक्सरसाइज की है डेजर्ट साइक्लोन 2024। ठीक है, ये याद रखना, एक्सरसाइज का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज हुई है ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है राजस्थान में। राजस्थान में भी कौन सी जगह पर हुई है, महाजन में हुई है। ठीक है, बात हो गई। उसके बाद ये पूछेगा कि ये पहली बार कब हुई थी ये एक्सरसाइज, ये हुई थी 2008 में, मंथ था हमारा सितंबर। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। पॉइंट नंबर 7 हम बात करते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़। तो स्पोर्ट्स का जो न्यूज़ आया है वहाँ पे डेविड वार्नर ने ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिया है। अब ओडीआई क्या है, वन डे इंटरनेशनल, तो ये ओडीआई मैच से अब रिटायरमेंट ले लिया है, यानी कि अब आज के बाद ये ओडीआई नहीं खेलेंगे। तो डेविड वार्नर की बात करें तो इसको सब जानते हैं, आई नो सब लोग जानते हैं इनको, ये ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो अवार्ड की एक कैटेगरी की बात हो रही है, अवार्ड फॉर ग्रेट प्लेस टू वर्क कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे अवार्ड दिया गया है कि कोई जगह है वो मतलब काम करने के लिए कौन सी जगह बेस्ट है। तो यहाँ पे सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे ईयर भी पूछ सकता है, कौन सी ईयर की बात हो रही है, 2023 टू 24। तो ये जो अवार्ड है ये किसने दिया है, इट इज़ गिवन बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया, इंडिया का इंस्टीट्यूट है उसने दिया है। ठीक है, सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया की कंपनी है, सब जानते हैं सेल के बारे में, पीएसयू है एक ये। नेक्स्ट है हमारा स्टेट अफेयर्स, रिसेंट स्टेट अफेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यूपी के सीएम, कौन नहीं जानता यूपी के सीएम को, योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया है, एक चॉपर सर्विस करी है इन्होंने। ठीक है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, यानी कि बटेश्वर कहाँ से कहाँ तक है, आगरा से मथुरा तक। आगरा में कहाँ से, आगरा में बटेश्वर से, मथुरा में गोवर्धन तक। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो रहेगा वो 65 किलोमीटर का रहेगा। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आगरा टू मथुरा तो सब याद कर लेंगे, बट जो मेन लोकेशन है कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में चला था, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली हेलीकॉप्टर ये किया है जिससे लोगों को ट्रैवलिंग में आसानी हो, और अगर उनको सफ़र करना है रिलीजियस प्लेसेस पे तो वो बहुत आसानी से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या। ठीक है,
महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया है इन्होंने अयोध्या में। अब एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो ये एयरपोर्ट डिज़ाइन किसने किया था? स्थपति ने डिज़ाइन किया है। इसकी कॉस्ट कितनी आई थी? 1450 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आई थी। एरिया कितना है? 6500 मीटर स्क्वायर। और इसका एम क्या था कि यहाँ पे 10 लाख पैसेंजर्स आ सकते हैं साल में, ठीक है। सेकेंड फेज में जो एयरपोर्ट है ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक्सपेंशन के लिए खुला है। बाकी यहाँ पे रनवे बनाएंगे ये 3200 मीटर का, ठीक है। बाकी इसको हम 3 फेजेस में बनाएंगे 821 एकड़ जमीन पे, ठीक है। हमारा जो टोटल हमने जमीन इसके लिए तय करी है वो करी है 821 एकड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, मैं यहाँ पे ये चीज़ बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो एयरपोर्ट किया है वो कौन सा एयरपोर्ट है, या प्लेस पूछ लेगा, या फिर उसकी कॉस्ट पूछ लेगा, इसमें पैसेंजर्स पूछ लेगा कि एग्जाम्पल के लिए 8 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा देगा, या फिर एकड़ पूछ लेगा कि ज़मीन का एरिया कितना है। इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछता है। नेक्स्ट है हमारा प्रज पालना प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा तेलंगाना की गवर्नमेंट का है। तेलंगाना की सरकार ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, स्टार्ट किया है। क्यों किया है? टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल, यानी कि बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके लोगों की ज़रूरतों को समझ सके। उसके बाद ही वो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिसमें कि हम लोगों के बहुत ही जो ग्रास रूट लेवल पे जाके बिल्कुल उनके साथ में रह के बिल्कुल बिल्कुल कैसे जिस तरीके से वो अपनी लाइफ जीते हैं उस तरीके से वहाँ पे इस तरीके का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। बाकी हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात को इंडिया का पेट्रो कैपिटल अपॉइंट किया गया है, ठीक है। गुजरात को इंडिया का पेट्रो कैपिटल एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि गुजरात में 2 बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं। कौन कौन सी रिफाइनरीज हैं? एक है हमारी ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी इन जामनगर, जामनगर में है एक तो, और दूसरी है हमारी ऑयल ओपाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये है दहेज इन भरूच डिस्ट्रिक्ट में। एक तो इसकी वजह से गुजरात को, दोनों की वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से गुजरात को इंडिया का पेट्रोकेमिकल कैपिटल अपॉइंट किया गया है। बाकी हम पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स की। तो बुक कौन सी है? बुक का हम जरूरी नहीं है कि हमको कंप्लीट नाम याद रखना है, अगर हम इतना भी याद रखते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो बुक है हमारी, हम यहाँ पे कंप्लीट नाम पढ़ेंगे, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा एन ऐसे टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बुक किसने लिखी है? ऑथर्ड बाय माधव गोडबोले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ पीस, ठीक है। इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम की। अगर डेट वगैरह याद रखनी है तो थीम याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि थीम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि हर बार ये चेंज होती है। थीम है एक्शंस फॉर पीस, आवर कमिटमेंट टू द ग्लोबल गोल्स, ठीक है। तो इसी के साथ हम सेशन को ख़त्म करते हैं। आज का सेशन में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।